हो गया। अब लिखिए, यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे सांख्यिकी की सीमाएं। सांख्यिकी की सीमाएं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे सांख्यिकी के कार्य। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे हैं कि सांख्यिकी का परिभाषा, सांख्यिकी की उत्पत्ति, सांख्यिकी का अर्थ। अब यहाँ पर सांख्यिकी की सीमाएं, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं हर विषय में हर कोई कार्य करने की एक सीमाएं होती हैं, हर की एक मर्यादाएं होती हैं। उसी तरह से सांख्यिकी में भी इस चीज़ का ख्याल रखा गया है। तो सांख्यिकी की सीमा में पहला कार्य है कि सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, गुणात्मक तथ्यों का नहीं। सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, गुणात्मक तथ्यों का नहीं। यानी तथ्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गुणात्मक, एक होता है मात्रात्मक। तो गुण तत्व जैसे हुआ सुंदरता, अमीरी, गरीबी, बुद्धिमत्ता, पीने की आदत, खाने की आदत, हंसने की आदत वगैरह वगैरह, इसलिए गुण तत्व। और एक हो गया मात्रा तत्व, इसलिए सांख्यिकी हमेशा संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करती है। दूसरा पॉइंट, सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। सांख्यिकी मेरे बारे में नहीं बताएगा, पूरे ग्रुप के बारे में बताएगा। सांख्यिकी जो है कक्षा के एक छात्र के बारे में नहीं बताएगा, पूरे कक्षा के बारे में बताएगा। इसलिए सांख्यिकी में इंडिविजुअल का कोई स्थान नहीं है। इसलिए सांख्यिकी हमेशा ग्रुप पर ध्यान देता है, समूह पर ध्यान देता है। फिर तीसरा पॉइंट हुआ, सांख्यिकी के परिणाम असत्य सिद्ध हो सकते हैं यदि उनका प्रयोग बिना संदर्भ के किया जाए। इसलिए सांख्यिकी में संदर्भ रेफरेंस का होना बहुत ही आवश्यक है। सांख्यिकी के नियम औसत रूप में तथा दीर्घकाल में सत्य होते हैं। औसत रूप में तथा दीर्घकाल में सत्य होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म का अर्थ हुआ कि कुछ समय सीमा के अंदर, कुछ दिनों के अंदर में वह कार्य से जो है सो या तो लाभ या हानि या परिणाम को निकलना आना शुरू हो जाएगा। एक होता है कम अवधि की योजना, एक होता है लंबी अवधि की योजना। तो इसमें जो है सो सांख्यिकी के नियम औसत रूप में तथा दीर्घकाल में सत्य देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई विद्यार्थी आ जाए और कल से सोचे कि हमारा रिजल्ट होना शुरू हो जाएगा या एक सप्ताह में शुरू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जब तक वह विद्यार्थी 1 साल 2 साल 3 साल कठिन परिश्रम नहीं करता है, तब तक जो है सो उसका रिजल्ट आना शुरू नहीं होता है। इसलिए सांख्यिकी के नियम औसत रूप में तथा दीर्घकाल में सत्य होते हैं। अगला पॉइंट है कि सांख्यिकीय समंकों में सजातीयता तथा एकरूपता होना आवश्यक है। सांख्यिकीय समंकों में सजातीयता तथा एकरूपता होना आवश्यक है। जो भी हम लोग आंकड़ा को कलेक्ट करें उसमें एक ही तरह के आंकड़े सम्मिलित होने चाहिए। यदि उसमें दूसरे तरह के आंकड़े को सम्मिलित कर देंगे तो उसके परिणाम जो होंगे वह भ्रामक हो सकते हैं, हास्यास्पद हो सकते हैं और तथ्य से परे हो सकते हैं। इसलिए सांख्यिकीय समंकों में सजातीयता तथा एकरूपता होना आवश्यक है। छठा पॉइंट है, सांख्यिकी विधि का उचित प्रयोग वही व्यक्ति कर सकता है। सांख्यिकी विधि का उचित प्रयोग वही व्यक्ति कर सकता है जिसे पूर्ण सांख्यिकीय विधियों का ज्ञान हो, जिन्हें पूर्ण सांख्यिकीय विधियों का ज्ञान हो। इसलिए देखते होंगे कि कोई घटना घटित होता है तो उसकी जांच के लिए या तो रिटायर आईएएस या रिटायर्ड जज या तजुर्बेकार व्यक्ति को ही उसमें लगाया जाता है, क्योंकि उनके द्वारा जो जांच होगा ये दिमाग में हम लोगों को रहता है कि सही होगा, सत्य होगा, क्योंकि वह अपने कार्यकाल में, जिंदगी के उस कालखंड में सारे उतार चढ़ाव को देखा होता है, झेला होता है। इसलिए उनके द्वारा जो भी निष्कर्ष होगा वह जो है सो सही होगा। इसीलिए सांख्यिकी में सांख्यिकी विधि का उचित प्रयोग वही व्यक्ति कर सकता है जिन्हें पूर्ण सांख्यिकीय विधियों का ज्ञान हो।
अगला पॉइंट, सांख्यिकी विधि किसी समस्या का समाधान नहीं है, यह एक साधन है, साध नहीं। सांख्यिकी किसी समस्या का समाधान नहीं है, यह एक साधन है, साध नहीं। अर्थात इसके नियम और सिद्धांत को अपना करके हम लोग अपने काम को आसान करते हैं, ये मंजिल दिला देगा, ये इसका काम नहीं है। इसलिए सांख्यिकी के नियम, इसलिए प्रीवियस वीडियो में बताया है कि सांख्यिकी, कोई भी सांख्यिकीय कार्य जो होता है वह 5 चरण में संपन्न होता है। पहला चरण हुआ कलेक्शन, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा जो हो गया प्रेजेंटेशन, चौथा हो गया एनालिसिस, पांचवा हो गया आपको इंटरप्रिटेशन, तब पूर्वानुमान करके छोड़ देते हैं। अब करना न करना वह व्यक्ति विशेष पर निर्भर है। इसलिए सांख्यिकी किसी समस्या का समाधान नहीं है, यह एक साधन है, साध नहीं। अर्थात इसके नियम और सिद्धांत को अपना करके हम लोग अपने काम को आसान करते हैं। इसके नियम और सिद्धांत को अपना करके हम लोग अपने काम को आसान करते हैं। इसलिए सांख्यिकी का हुआ, और सांख्यिकी केवल साधन मात्र है, समस्याओं का नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। इसलिए सांख्यिकी की जो सीमाएं हैं ये 5-6 सीमाओं से बना हुआ है। इसी सीमा के अंतर्गत जो है सो हम लोगों को कार्य करना है। सीमा हो गया। फिर सांख्यिकी के अब कार्य, सीमा के बाद सांख्यिकी के कार्य। सांख्यिकी के कार्य लिमिटेशन था, और ये हो गया कार्य, फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि सांख्यिकी तथ्यों को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करती है। सांख्यिकी तथ्यों को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करती है। सांख्यिकी, दूसरा पॉइंट, सांख्यिकी आंकड़ों को वर्गीकरण, सारणीयन तथा विश्लेषण के पश्चात अत्यंत सरल बनाती है। सांख्यिकी तथ्यों को वर्गीकरण, उसके बाद सारणीयन तथा विश्लेषण द्वारा जो है सो अत्यंत सरल बना देती है। ये दूसरा पॉइंट हुआ इसका कार्य। तीसरा हुआ, सांख्यिकी सरलीकृत आंकड़ों की तुलना करती है और उनके संबंधों का मापन करती है। सांख्यिकी सरलीकृत आंकड़ों की तुलना करती है और उनके बीच संबंधों का मापन करती है। चौथा हो गया, सांख्यिकी व्यक्तिगत अनुभव व ज्ञान की वृद्धि करती है। आपको एक्सपीरियंस देगा, काम करने का तरीका को बताएगा, बहुत कुछ सिखाएगा। पांचवा पॉइंट, सांख्यिकी नीति निर्धारण में पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। इसलिए नीति निर्माण, जितना भी योजना बनता है, सारा जो कार्य है वह नीति निर्धारण में भी पथ प्रदर्शक का कार्य। दूसरा हुआ कि देखते होंगे कि कभी कभी सरकार की जो है सो रेटिंग गिरता है, तो कल्याणकारी योजना सबको ला करके तब उसको बढ़ाने का प्रयास करता है। तो इसलिए सरकार के लिए भी यह जो है सो बहुत उपयोगी होता है। इसलिए नीति निर्धारण में ये जो है पथ प्रदर्शक का कार्य करता है सांख्यिकी, इम्पोर्टेंट। तो ये हुआ। फिर अगला पॉइंट है सांख्यिकी वर्तमान, सबसे इम्पोर्टेंट, सांख्यिकी वर्तमान की व्याख्या करती है परंतु भविष्य के लिए पूर्वानुमान करने की क्षमता रखती है। इसलिए सांख्यिकी में सबसे इम्पोर्टेंट गुण है कि सांख्यिकी वर्तमान की व्याख्या करेगा परंतु भविष्य के लिए पूर्वानुमान करने की क्षमता जो है सो बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्तमान, इसलिए कितना कमा रहे हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अब कितना बचाते हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जिससे वर्तमान में तो हम लोग जीते ही हैं, लेकिन भविष्य के लिए कितना रखते हैं, कितना सुरक्षित करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए लोग भविष्य के लिए बचा के रखता है कि मुसीबत के दौर में जो है सो हमारे काम जो है सो आसान होंगे, तो इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा, इधर उधर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। इसीलिए सांख्यिकी वर्तमान की व्याख्या करता है तथा भविष्य के लिए पूर्वानुमान करने की क्षमता रखता है। इसका उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो एक होता है करंट रन रेट और एक होता है प्रोजेक्टेड
स्कोर। देखते हैं जो करंट रन रेट हुआ कि जो हर ओवर दर ओवर शुरू से चलते रहता है, लेकिन एक प्रोजेक्टेड होता है कि इतना से मारेंगे तो इतना जाएगा, इतना से मारेंगे तो इतना जाएगा, 6 से मारेंगे तो इतना होगा, 8 से मारेंगे तो इतना होगा, 10 से मारेंगे इतना होगा, 12 से मारेंगे इतना होगा। तो इसलिए तो करंट रन रेट जो हुआ वो वर्तमान की व्याख्या करता है, और प्रोजेक्टेड जो हुआ वह भविष्य का व्याख्या करता है। इसलिए सांख्यिकी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सांख्यिकी वर्तमान की तो व्याख्या करता ही करता है, लेकिन भविष्य के लिए पूर्वानुमान करने की क्षमता रखता है। इसी गुण के कारण इसका जो है सो काम जो है योजना बनाने में काफ़ी उत्साहवर्धक होता है, काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। ये हो गया, तो ये हो गया सांख्यिकी के सीमा और कार्य। अब एक JSO का कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, जिस पोस्ट के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, JSO या जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, शुरू में इसको हम लोग SI बोलते थे, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर। तो एक स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर का कार्य क्या है, क्या उसको करना है, तो उसके बारे में अभी बता रहे हैं कि एक तो यहाँ पर 3 बात को थोड़ा सा समझना ज़्यादा जरूरी है। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक होता है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ठीक उसी तरह से इसमें होता है एक JSO या स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, एक होता है इकोनॉमिस्ट और एक होता है प्रशासक, एक होता है प्रशासक। तो जो काम JSO का है वही काम एक प्रकार एक लाइन में उसको समझे तो लैब टेक्नीशियन का है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बीमार पड़ते हैं, जैसे ही डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो देखते हैं ना, सारा काम जो है सो लैब टेक्नीशियन करता है। जैसे सैंपल लिया, सब कुछ उसको सैंपल ले करके उसका जांच उच करके सारा रिपोर्ट तैयार करके और सौंप देता है। तो एक लाइन में यदि उसको समझते हैं तो SI का या JSO का फंक्शन को समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए व्यवहार में जो काम लैब टेक्नीशियन का है वही काम जो है सो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर कहिए, JSO जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर का कहिए, सेम फंक्शन है। तो ये ध्यान रहे कि जो व्यवहार में जो काम जो है सो लैब टेक्नीशियन का है वही काम जो है सो JSO का है। दूसरा, इकोनॉमिस्ट का काम है योजना बनाना। अब सारा रिपोर्ट तैयार हो गया, उसके आधार पर जो आपके पास क्षमता है उसके आधार पर, जैसे बाढ़ हुआ, भूकंप हुआ, सुखाड़ जो भी हुआ, तो उसके लिए अब योजना बन गया कि मान लीजिए बाढ़ के कारण जो है सो किसी का 1 रूम गिरा, किसी का 2 रूम गिरा, किसी का 2 रूम गिरा, कितना मान लीजिए ज़मीन में फसल नुकसान हुआ, तो ये तैयार हो गया डाटा। अब सरकार को मन होगा कि हमको उस पर 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ जितना अमाउंट खर्च करना है, उसके हिसाब से इकोनॉमिस्ट एक योजना तैयार कर देता है, जिसको 1 कट्ठा का नुकसान हुआ इतना, 2 कट्ठा हुआ इतना, 5 कट्ठा हुआ इतना, 10 कट्ठा हुआ इतना, 1 बीघा हुआ इतना। इस तरह से एक नियम तैयार हो जाता है, और उस नियम तैयार के आधार पर अपना जो है सो सरकार फिर जब पैसा उसको होता है, जारी होता है, तो उसको ज़मीन पर उतारने का जो काम है वह जो है सो प्रशासक। इस तरह से तीनों में जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में फंक्शन है, सेम JSO का फंक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग अब समझते हैं कि बहुत पहले प्रोफेसर रोड्स ने कहा था कि एक सांख्यिकी को कैसे कार्य करने होते हैं, कैसे उसका दायरा होता है, उसका यहाँ पर जो है सो जानकारी हम दे रहे हैं। तो कोई भी सांख्यिकी का काम जो होता है वह 3 चरणों में संपन्न होता है। कोई भी JSO का अब जो नया काम होता है वह उसको 3 चरणों में संपन्न होता है। पहला है, प्रथम भाग में क्या करता है, तो प्रथम भाग में सांख्यिक का संबंध जो होता है सांख्यिकीय तथ्यों के संकलन से है, सांख्यिकीय तथ्यों के संकलन से है। अर्थात पहला भाग में सांख्यिक को उद्देश्य मिलता है, सांख्यिकी की
अनुसंधान के लिए योजना बनाता है, योजना बना करके वह जो उसका उद्देश्य है उस उद्देश्य के लिए वह क्षेत्र में निकल जाता है, क्षेत्र में निकल करके वहाँ पर जो है सो आंकड़े को कलेक्ट करता है, संकलन करता है, श्रृंखला की व्यवस्था करता है, तत्पश्चात उसको सारणी के रूप में, डायग्राम के रूप में या ग्राफ में रूप में तैयार करके प्रस्तुत करता है। तो पहला चरण में उसको इतना करना पड़ता है। यानी फिर से एक बार कि सांख्यिक का पहला काम है, जो भी उसको उद्देश्य मिलेगा उस उद्देश्य को लेकर के वह फील्ड में निकल जाता है। फील्ड में निकलने के बाद उस आंकड़ा को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद फिर उसको संकलना की व्यवस्था, कलेक्ट कर लिया उसको फिर लाना होता है, ला करके फिर उसको प्रेजेंट करता है। प्रेजेंट करने के बाद अर्थ हुआ कि चाहे वो टेबल के रूप में प्रेजेंट करे या डायग्राम के रूप में प्रेजेंट करे या ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करे, तो उसको प्रेजेंट करके यहाँ तक तैयार करता है। पहला चरण हो गया। दूसरा चरण में उसको होता है कि सांख्यिक का संबंध सांख्यिकीय समंकों के विश्लेषण से है, अर्थात उस आंकड़े के बारे में सारे उसके मेरिट डिमेरिट, उसके खूबी सब की जानकारी उसको होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ जो है सो सांख्यिक जो है संबंध विश्लेषण से है। तो जैसा कि कल सिलेबस में बताया कि विश्लेषण में हम लोग जो है सो, जैसे विश्लेषण का संबंध होता है एवरेज से होता है, यानी मीन मेडियन मॉड आना चाहिए उसको जो है सो डिस्पर्सन आना चाहिए, उसको जो है सो कोरिलेशन आना चाहिए, रिग्रेशन आना चाहिए, मोमेंट स्कूनेस कुटोसिस की पूरी जानकारी होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी का जानकारी होना चाहिए, रैंडम वेरिएबलों का और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का जानकारी होना चाहिए, फिर उसके बाद जो है सो इन्फ्रेंस का जानकारी होना चाहिए, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का जानकारी होना चाहिए, टाइम सीरीज इंडेक्स हमारे बिजनेस के लिए ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। ये सब सारी चीज़ों का उसको विश्लेषण का पूरा तजुर्बा होना चाहिए, तब जाकर के वो निष्कर्ष निकालेगा। इसलिए दूसरे चरण में जो है सांख्यिकी का संबंध जो है सो उसको पूरा विश्लेषण का तजुर्बा उसके पास पूरा होना चाहिए, तब उसके द्वारा होगा। और तब जाकर के तीसरा जो है सो चरण में अंत में इंटरप्रेट कर देता है, निर्वचन करके तब छोड़ देता है कि अब ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। इसलिए अंत में इंटरप्रेट करके छोड़ देता है, क्योंकि बार बार इस पर बताया कि सांख्यिकी किसी समस्या का समाधान नहीं है, यह एक साधन है, साध नहीं। अब बता दिया गया कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। अब करना न करना यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर है। जैसे उदाहरण के लिए कभी कभी देखते हैं कि भारी वर्षा या तूफान आने की संभावना होती है, तो मौसम विभाग द्वारा जो है सो उसको सूचित किया जाता है कि मछुआरों को सलाह दी जाती है कि 24 घंटा, 48 घंटा या 72 घंटा जो है सो अभी जो है सो समुद्र में या समुद्र के किनारे न जाने की सलाह दी जाती है। अब उसमें मान लीजिए कुछ आदमी, बहुत आदमी सलाह को मानता होगा, कुछ आदमी सलाह को नहीं मानता होगा। तो अब जो माना कभी कभी होता है उसको भी लाभ नुकसान हो सकता है, जो नहीं माना उसको भी लाभ नुकसान होता है, अब कभी नहीं भी नुकसान हो सकता है। तो ये तो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, इसलिए अंत में वह इंटरप्रिटेशन कर दिया। अब करना न करना ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर है। सांख्यिकी का काम वहाँ पर खत्म हो जाता। सांख्यिकी आपको जबरदस्ती हाथ पकड़ पकड़ के नहीं करवाएगा। इसलिए बार बार इस पर हम शुरू से बोलते आए हैं कि सांख्यिकी किसी समस्या का समाधान नहीं है, यह एक साधन है, साधन नहीं। ऐसे ऐसे चलेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे चलेंगे तो ऐसा होगा, ये सारा चीज़ इसमें शामिल। इसलिए एक सांख्यिक का जो कार्य होता है, जीएसओ का जो कार्य होता है, वह 3 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण में जो है सो उसको उद्देश्य मिलता है, उद्देश्य के लिए वह फील्ड में निकल जाता है, निकलने के बाद वह प्रेजेंटेशन तक, अर्थात टेबल, डायग्राम या ग्राफ किसी एक माध्यम द्वारा उसको प्रेजेंट कर देता है। दूसरा भाग में वह विश्लेषण तक पहुंचता है। तीसरा भाग में इंटरप्रिटेशन करता है, निर्वचन करता है, काम खत्म। इसलिए कोई भी सांख्यिक जो होता है उसको 3 चरण में ही करना है। एक लाइन में समझे तो सारा जो फंक्शन हुआ, जो लैब टेक्नीशियन का जितना काम है, सारा काम जो है सो जेएसओ का काम सेम है। जो डॉक्टर का काम है वही काम प्रशासक का है, जो डॉक्टर का काम है वही प्रशासक का काम है। इकोनॉमिस्ट का काम है योजना बनाना, इकोनॉमिस्ट का काम है योजना बनाना। इसलिए सांख्यिकी किसी समस्या का समाधान नहीं है, यह एक साधन है, शांत नहीं। इस तरह से इसमें हम लोग जो देखें अब देखेंगे सांख्यिकीय अनुवेशक या जेएसओ क्या हुआ।
सांख्यिकीय अन्वेषक या JSO क्या हुआ? तो उसका परिभाषा हुआ कि जिस व्यक्ति द्वारा सांख्यिकीय आंकड़ों के संकलन किया जाता है उसको हम लोग सांख्यिकीय अन्वेषक कहते हैं। जिस व्यक्ति द्वारा सांख्यिकीय आंकड़ों का अन्वेषण का कार्य किया जाता है उसे सांख्यिकीय अन्वेषक कहते हैं। सांख्यिकीय अन्वेषण से तात्पर्य ऐसे सांख्यिकीय तथ्यों तथा सूचनाओं की खोज से है जो मापनीय, गणनीय, परिमाणीय तथा वर्गीकरणीय हो। जो मापनीय, गणनीय, परिमाणीय तथा वर्गीकरणीय हो। यानी आंकड़ा जो कलेक्ट करेंगे उस आंकड़ा में 4 गुण होना बहुत ही आवश्यक है। जो मापनीय हो, गणनीय हो, परिमाणीय हो तथा वर्गीकरणीय हो। मापनीय मेजरेबल, गणनीय कैलकुलेशन, परिमाणीय मैग्नीट्यूड तथा वर्गीकरणीय हो। क्योंकि ऐसे आंकड़े जो कोई काम का नहीं होगा उसको कलेक्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आंकड़ों में जो है सो ये गुण होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए सांख्यिकीय अन्वेषक स्टैटिकल जो इन्वेस्टिगेटर हुआ, आजकल नया नाम पड़ गया JSO, उसका क्या काम हुआ? तो जिस व्यक्ति द्वारा सांख्यिकीय आंकड़ों के संकलन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सांख्यिकीय अन्वेषक या JSO कहते हैं। अब वह आंकड़ा को जो जमा करेगा उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? तो आंकड़ा का जो स्रोत हुआ, आंकड़ा का स्रोत वो 2 प्रकार का हो जाता है। एक आंतरिक और एक हो गया बाह्य। आंतरिक से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। बाह्य फिर 2 प्रकार का हो जाता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। यानी प्राथमिक आंकड़ा, द्वितीय आंकड़ा, सेकेंडरी। प्राथमिक आंकड़ा में कोई भेद नहीं। द्वितीय आंकड़ा 2 प्रकार का होता है, प्रकाशित और प्रकाशित। तो आंकड़ा को अब जो जमा करेगा तो कैसे करेगा, ये बात को ध्यान में रखना है। तो आंकड़ा जमा करने का ये स्ट्रक्चर हुआ। तो आंतरिक मतलब हुआ अंदर का, जैसे हुआ डाक विभाग, तार विभाग, रेल विभाग, या बहुत सारा पार्टी सब भी देखते होंगे कि अपने लिए वो आत्ममंथन, आत्मचिंतन शिविर ये सब का आयोजन करता है। तो इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम लोग को बाहरी आंकड़ा से मतलब है। बाहरी आंकड़ा 2 प्रकार का हो जाता है, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा, प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीय आंकड़ा पर एक क्वेश्चन रहता है। तो प्राथमिक आंकड़ा को जमा करने का जो होता है वह 6 मेथड होता है। लिखित, मौखिक और पत्राचार। और आजकल 3 गो और नया हो गया है, SMS, टेलीफोन और इंटरनेट। तो आंकड़ा, प्राथमिक आंकड़ा को जमा करने का 6 मेथड हो गया। लिखित हो गया, मौखिक हो गया और पत्राचार हो गया। 3 गो हो गया नया जो आजकल ज़्यादा काम पड़ता है, SMS, टेलीफोन और इंटरनेट। सबसे तेज़ गति से परिणाम चाहते हैं तो टेलीफोन का इस्तेमाल, ज़्यादा एरिया को कवर करना है तो इंटरनेट का इस्तेमाल। द्वितीय आंकड़ा 2 प्रकार का हो जाता है, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। तो जो चीज़ छपता है प्रकाशित, जैसे हो गया पेपर हो गया, पत्रिका हो गया, मैगजीन हो गया, पेपर, पत्रिका, मैगजीन, एक लाइन में जो चीज़ छपता है सब प्राथमिक हो गया। जो चीज़ नहीं छपता है वह द्वितीय हो गया। इसलिए द्वितीय आंकड़ा में जो है सो हम लोगों को ध्यान में देना है कि द्वितीय आंकड़ा में प्रकाशित में हो गया सरकारी प्रकाशन,
अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, कार्यालयीय प्रकाशन, निजी आयोग, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सब जो हो गया वो प्रकाशित में आता है। और प्रकाशित में हो गया जैसे सर्च इंजन हो गया, वेबसाइट हो गया, शोध संस्थान का रिपोर्ट हो गया, शोधार्थी का रिपोर्ट हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये सब जो है सो अप्रकाशित होता है। इसे पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड 2 प्रकार का हुआ। अब इतना को हम लोग देखेंगे कि प्राथमिक आंकड़ा का क्या अर्थ होता है, प्राथमिक आंकड़ा का अर्थ क्या हुआ, उसका क्या क्या खूबी होगा, उसको हम लोग जानेंगे। तो प्राथमिक आंकड़ा का अर्थ हुआ कि वे आंकड़ा जो अनुसंधानकर्ता, जितना बोल रहे हैं सब उसी में से क्वेश्चन बारी बारी से निकल के आएगा। तो वे आंकड़ा जो अनुसंधानकर्ता पहली बार किसी निश्चित निर्धारित उद्देश्य के लिए आंकड़ा एकत्र करता है, प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। फिर से एक बार, वे आंकड़ा जो अनुसंधानकर्ता पहली बार किसी निश्चित निर्धारित उद्देश्य के लिए आंकड़ा एकत्र करता है, प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। इस प्रकार का अनुसंधान मौलिक होता है, मौलिक मीन्स नया होता है, पहली बार होता है, इसकी जिम्मेदारी अनुसंधानकर्ता की होती है। इस प्रकार के संकलन में सब कुछ अधिक समय लगता है, अधिक धन खर्च होता है तथा अधिक श्रम करना पड़ता है। इसलिए प्राथमिक आंकड़ा के बारे में अनुसंधानकर्ता को सारा पता, उसके मेरिट और डिमेरिट के बारे में जानकारी होता है, कहाँ से लिया है, कैसे लिया है, उस सारे चीज़ों को जानते रहते, उसका ओरिजिन क्या है, कवरेज क्या है, कहाँ से लिया गया है, ये सारे चीज़ की जानकारी अनुसंधानकर्ता के पास होता है। क्योंकि प्राथमिक आंकड़ा की जिम्मेवारी जो होता है अनुसंधानकर्ता के स्वयं की होती है। फिर से एक बार, प्राथमिक आंकड़ा वे आंकड़ा जो अनुसंधानकर्ता पहली बार किसी निश्चित निर्धारित उद्देश्य के लिए आंकड़ा एकत्र करता है, प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। इस प्रकार का अनुसंधान मौलिक होता है, इसकी जिम्मेदारी अनुसंधानकर्ता की होती है। इस प्रकार के संकलन में अधिक समय लगता है, अधिक धन खर्च होता है तथा अधिक श्रम करना पड़ता है। इसलिए द्वितीय आंकड़ा की जिम्मेदारी जो होता है वह अनुसंधानकर्ता के स्वयं की होती है। यह जो है सो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, इसका प्रयोग बिना सोचे समझे भी किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? तो अनुसंधानकर्ता इसके ओरिजिन, कवरेज इत्यादि के बारे में पूरी गहराई से जानते रहता है। यह मौलिक होता है, नया होता है, पहली बार होता है। ये सब सारा इसका खामियां हुआ। प्राथमिक आंकड़ा जमा करने का 6 मेथड हो गया है, लिखित, मौखिक, पत्राचार और 3 गो हो गया, और उसमें SMS, टेलीफोन और इंटरनेट। आंकड़ा द्वितीय आंकड़ा हुआ। द्वितीय आंकड़ा का अर्थ हुआ कि वे आंकड़ा जो अनुसंधान करता है, द्वितीय आंकड़ा वे आंकड़ा जो अनुसंधान करता आंकड़ा एकत्र करता है, उसका उपयोग कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई संस्था अपने उपयोग में ले आता है, द्वितीय आंकड़ा कहलाता है। इस प्रकार का अनुसंधान मौलिक हो भी सकता है, नहीं भी। इसकी जिम्मेदारी अनुसंधानकर्ता की नहीं होती है। इस प्रकार के संकलन में कम समय लगता है, कम धन खर्च होता है तथा कम श्रम करना पड़ता है। इसलिए द्वितीय आंकड़ा का प्रयोग सोच समझकर तथा अंतिम साधन के रूप में करना चाहिए, क्योंकि द्वितीय आंकड़ा का दुरुपयोग आसानी से किया जा सकता है। द्वितीय आंकड़ा का दुरुपयोग का बेहतरीन चित्रण जो है सो 3 इडियट्स फिल्म में दिखाया गया है, जो भाषण की सीन में आप लोग देखे होंगे कि द्वितीय आंकड़ा का दुरुपयोग आसानी से कैसे किया जाता है, उसका अर्थ कैसे बदल जाता है। इसलिए द्वितीय आंकड़ा का प्रयोग करते समय बहुत सावधानी की जरूरत है। जब कोई विकल्प न हो तब द्वितीय आंकड़ा की ओर जाना चाहिए, नहीं तो प्राथमिक की ओर जाना चाहिए। तो फिर से एक बार, द्वितीय आंकड़ा वे आंकड़ा जो अनुसंधान करता पहली बार आंकड़ा एकत्र करता है, उसका उपयोग कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई संस्था अपने उपयोग में ले आता है, द्वितीय आंकड़ा कहलाता है। इस प्रकार का अनुसंधान मौलिक होता है, मौलिक हो भी सकता है और नहीं भी। इसकी जिम्मेदारी अनुसंधानकर्ता के स्वयं की नहीं होती है। इस प्रकार के संकलन में कम समय लगता है, कम धन खर्च होता है तथा
कम श्रम करना पड़ता है। इसलिए द्वितीय आंकड़ा का प्रयोग सोच समझकर तथा अंतिम साधन के रूप में करना चाहिए, क्योंकि यह ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होता है, ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है। इसलिए इसका प्रयोग जो है सो सोच समझ कर करना चाहिए। क्यों? तो जब एक बार जब हो जाएगा तो फिर दूसरे राउंड में ही आएगा। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई बल्लेबाज यदि देखते होंगे मैच में, एक मैच में गलत शॉट खेल दिया और किसी कारण से आउट हो जाता है, तब कितनों पछताएगा, तो उसमें अब कोई बात नहीं है, अब अगले मैच में ही वो सुधार सकता है। उसी तरह से इसमें भी है कि अब एक बार जो अब कर दिए तो कर दिया, अब अगला बार फिर इसको इसलिए करेंगे तब होगा। इसलिए कोई भी सांख्यिकी कोई भी व्यक्ति करेगा तो कोई भी सांख्यिकी कार्य वही 5 चरण में संघ पर कोई काम हुआ, जैसे हड़ताल पर करेंगे तो फिर वही 5 चरण से जाना पड़ेगा, भूकंप पर करेंगे तो वही 5 चरण से जाना पड़ेगा, फिर जो है सो नोटबंदी पर कीजिए, हजारों हजार प्रकार का अनुसंधान है। एग्रीकल्चर हुआ, विभिन्न प्रकार का जो है सो इंडस्ट्री पर हुआ, शहर में जो है जनसंख्या पर हुआ, हजारों हजार प्रकार का अनुसंधान है। तो जिसके लिए जाएंगे तो एक बार निकल गया, फिर दोबारा करेंगे, फिर तो हर व्यक्ति को वही 5 चरण से ही जाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जो है सो प्राथमिक और द्वितीय ये 2 प्रकार का जो है वह आंकड़ा जो है सो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोनों में सबसे इम्पोर्टेंट हो गया कि अब देखेंगे समय। तो समय के कारण ही लोग प्राथमिक से द्वितीय की ओर भागते हैं। समय एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है, हर कोई चाहता है जल्दी जल्दी जल्दी। तो इसी के लिए देख रहे हैं कि आजकल शहरीकरण का दौर काफ़ी है, पैकेटबंदी, ये सब का जो दौर काफ़ी बढ़ गया है। क्यों? समय के कारण समय लोग को कम होते जा रहा है, दूसरे में ज़्यादा ध्यान, इधर आपको दूसरे विकल्प तलाशने होंगे आपको, इसलिए समय एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब देखेंगे कि अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बराबर, तो प्राथमिक आंकड़ा तथा द्वितीय आंकड़ा में अंतर, प्राथमिक और द्वितीय में अंतर, प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीय आंकड़ा में क्या अंतर है। तो यदि आपको 6-7 पॉइंट है तो आप उसको लिख सकते हैं या दिमाग में उसको। तो जैसे मान लिया जाए स्तर, अब एक पॉइंट याद है तो हो गया। अब देखिए स्तर, प्राथमिक आंकड़ा प्रथम स्तर की सूचनाएं होती हैं, जबकि द्वितीय आंकड़ा द्वितीय स्तर की सूचनाएं होती है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होता है, ये सेकेंड इन्फॉर्मेशन स्तर हो गया। दूसरा हुआ जिम्मेदारी, जिम्मेवारी। तो प्राथमिक आंकड़ा की जिम्मेवारी अनुसंधानकर्ता के स्वयं की होती है, जबकि द्वितीय आंकड़ा की जिम्मेवारी अनुसंधानकर्ता के स्वयं की नहीं होती है। तो जिम्मेवारी हो गया। तीसरा हो गया मौलिकता, मौलिकता। अब प्राथमिक आंकड़ा मौलिक होता है जो पहले से मौजूद नहीं होते। प्राथमिक आंकड़ा मौलिक होता है जो पहले से मौजूद नहीं होते, जबकि द्वितीय आंकड़ा मौलिक हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि यह पहले से मौजूद होते हैं। इसलिए द्वितीय आंकड़ा पहले से मौजूद होता है, इसलिए उतना बढ़िया नहीं माना जाता है, इसलिए मौलिकता। चौथा हो गया समय, पांचवा हो गया श्रम, फिर छठा हो गया धन। प्राथमिक विधि से आंकड़ा एकत्र करने पर ज़्यादा समय की आवश्यकता होती है, जबकि द्वितीय विधि से आंकड़ा एकत्र करने पर कम समय की आवश्यकता होती है। प्राथमिक, पांचवा पॉइंट श्रम, प्राथमिक विधि से आंकड़ा एकत्र करने पर ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है, जबकि द्वितीय विधि से आंकड़ा एकत्र करने पर कम श्रम करना पड़ता है। धन, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो इसलिए प्राथमिक विधि से आंकड़ा एकत्र करने पर ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है, जबकि द्वितीय विधि से आंकड़ा एकत्र करने पर कम धन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ये तीन भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, समय, श्रम और धन। सातवां हो गया उपयोग, आठवां हो गया दुरुपयोग। प्राथमिक विधि का उपयोग बिना सोचे समझे भी किया जा सकता है, क्योंकि इसके प्राथमिक आंकड़ा की जो अनुसंधानकर्ता ने उसको कलेक्ट किया है, उसकी ओरिजिन, उसका कवरेज, उसकी सारी चीज़ों को वो अच्छी तरह से जानते रहता है।
जबकि द्वितीय आंकड़ा में जो है सो यह कहाँ से आया है, कैसे आया है, इसका अनुसंधानकर्ता को इसके बारे में उतना कोई जानकारी नहीं होता है। इसलिए उपयोग करते समय यह सोच लेना चाहिए कि यह प्राथमिक है कि द्वितीय है। इसलिए प्राथमिक आंकड़ा का उपयोग बिना सोचे समझे भी किया जा सकता है, जबकि द्वितीय आंकड़ा का प्रयोग सोच समझकर तथा अंतिम साधन के रूप में करना चाहिए। दुरुपयोग, प्राथमिक विधि का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है, जबकि द्वितीय विधि का दुरुपयोग आसानी से किया जा सकता है। इसका जो है सो बेहतरीन उदाहरण आप फिल्म 3 इडियट्स में उसको देख सकते हैं। तो बहुत बढ़िया उसका दुरुपयोग का चित्रण को दर्शाया गया है। इसलिए द्वितीय आंकड़ा का प्रयोग सोच समझकर तथा अंतिम साधन के रूप में करना चाहिए। तो इस तरह से ये प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीय आंकड़ा में ये खाली 8 पॉइंट दिमाग में रखेंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन होगा। फिर यहाँ से हुआ कि प्राथमिक आंकड़ा को जमा करने का कौन कौन मेथड है, तो कौन लिखित हुआ, मौखिक हो गया। लिखित माने लिख करके कोई काम को करते हैं, मौखिक हुआ जो बोल करके हुआ, पत्राचार माने कॉरस्पॉन्डेंस से हुआ, कहीं पर आप हैं वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन चिट्ठी द्वारा पत्र द्वारा आप वहाँ पर भेजते हैं। SMS आजकल ये सारा जो है सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया जो तेज़ी से काम करता है। SMS हो गया, टेलीफोन हो गया, इंटरनेट हुआ। सबसे तेज़ गति से परिणाम चाहते हैं तो टेलीफोन का इस्तेमाल करता है लोग। सबसे ज़्यादा एरिया को कवर करना है तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। फिर द्वितीय तरफ जाना है तो द्वितीय तरफ में 2 प्रकार से बढ़ जाता है, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। तो जितना चीज़ छपता है सब पब्लिश्ड हो गया, प्रकाशित हो गया, और अनपब्लिश्ड में अप्रकाशित जैसे हुआ रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, शोध संस्थान का रिपोर्ट हुआ, शोधार्थी, ये सब जो नहीं छपता है सब द्वितीय हो गया। इस तरह से इसको देखेंगे हम लोग तो एक क्वेश्चन यहाँ से जो है सो आता है SSC में। तो इसलिए यहाँ पर यदि हम लोग ध्यान देंगे तो प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीय आंकड़ा में क्या अंतर है, प्राथमिक आंकड़ा है क्या, द्वितीय आंकड़ा है क्या, तब जा कर के यहाँ पर ये काम होता है। तो इस तरह से जो है सो प्राथमिक आंकड़ा क्या हुआ, द्वितीय आंकड़ा क्या हुआ, इस सब को ध्यान में रखेंगे तो हम लोग यहाँ से एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं। अब छोटू जी, अब तो उद्देश्य का निर्धारण के बाद जो हो गया यह संकलन हुआ जिसको हम लोग देखें। संकलन के बाद जो होगा यह संगठन होगा। संगठन के बाद प्रस्तुतिकरण, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछते रहता है, उसको ध्यान देंगे। इसको तो संकलन में जो देखे हम लोग, संकलन में संकलन करने का प्राथमिक और द्वितीय विधि हुआ। अब संगठन करने का ये जो है इसमें जो है सो 3 चरण हो जाता है। संपादन, व्यवस्थापन और वर्गीकरण। तब जाकर के प्रस्तुतिकरण में सारणी, चित्र और रेखा चित्र, टेबल, डायग्राम और ग्राफ। संपादन, एडिटिंग, अरेंजमेंट और क्लासिफिकेशन। अब जब कभी कभी 1-2 बार पूछा, ऑर्डर पर प्रश्न पूछ दिया है तो ऑर्डर को यहीं से आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो उद्देश्य तो अपना अलग है, ये कोई चरण में शामिल नहीं होता है क्योंकि हर का उद्देश्य अलग अलग है। अब मान लीजिए कोई SSC के लिए पढ़ेगा, कोई BPSC के लिए पढ़ेगा, कोई BA कोई भी चीज़ के लिए पढ़ेगा तो उसको यहीं से शुरू करना पड़ेगा।
तो उद्देश्य हर किसी का अलग अलग होने के कारण इसको कोई चरण में शामिल नहीं हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि पहला चरण हुआ, ये दूसरा चरण हुआ, ये तीसरा चरण हुआ, तब जाकर के ये सारा जो आ जाएगा चौथा में। इसके बाद ऑर्डर पर चौथा में तब जो हुआ विश्लेषण, तो तब जाकर के जो है सो इंटरप्रिटेशन, निर्वचन, और तब जाकर के जो है पूर्वानुमान, अंत में पूर्वानुमान। तो विश्लेषण में ही सारा आ गया, आपको एवरेज आ गया, एंड डिस्पर्सन हो गया, यानी इसमें आपको मीन, मीडियन, मॉड, फिर मीन मीडियन मॉड हो गया, इसमें डिस्पर्सन में हो गया रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन। फिर उसके बाद मोमेंट, स्क्यूनेस, कुटोसिस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, तो सारा जितना भी उस सिलेबस में बताया सब इसमें विश्लेषण। तो इस तरह से ऑर्डर पर जब प्रश्न पूछेगा तो यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि संकलन में दो हो गया, प्राथमिक और द्वितीय। यहाँ पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं संगठन का, तो कोई भी संगठन का काम होगा तो यही 3 चरण में संपन्न होता है। संगठन में संकलन के बाद जो हो जाएगा, पहले संपादन होगा, फिर व्यवस्थापन होगा, तब वर्गीकरण होगा, तब उधर जाएगा, फिर तब उसके बाद उधर जाएगा, तब सब सारा क्रिया होकर के तब इंटरप्रिटेशन होगा, तब पूर्वानुमान होगा। तो ये ऑर्डर पर उसको ध्यान रखेंगे तो कभी कभी इस पर अब तक जो है सो 2 बार या 3 बार प्रश्न ऑर्डर पर आ चुका है। तो इतना को ध्यान में रखने से ही आपको ये ऑर्डर पर प्रश्न पकड़ाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं कि संकलन के बाद अब इतना काम हम लोग कर लिए हैं, तो इसके बाद जो है सो जितना के बारे में हम लोग जान गए हैं, अब यहाँ पर संगठन क्या हुआ तो ध्यान देंगे हम लोग। जब आंकड़े, अब हम लोग एक छोटा सा उदाहरण द्वारा, कि जब हम लोग सोचते हैं कि आज हम लोगों को 50 आदमी का जो है सो भोजन उद्देश्य क्लियर हो गया कि 50 आदमी का पार्टी करना है, तो 50 आदमी का उद्देश्य क्लियर हुआ पार्टी, तो 50 आदमी के लिए आंकड़े को कलेक्ट करेंगे, 100 आदमी के लिए करेंगे तो 100 आदमी के लिए आंकड़े को कलेक्ट करेंगे, खाना पानी का क्या क्या। इसलिए उद्देश्य में होता है क्या क्या हमको मेनू रखना है, सारा चीज़ को इस तरह से तैयार करके उसके हिसाब से ना जो मेनू तैयार होगा, उद्देश्य तैयार होगा, उसी के लिए ना आंकड़े तैयार किए जाएंगे। तो जिस तरह का मेरा उद्देश्य होगा उस तरह के आंकड़े की आवश्यकता होगी, उस तरह के आंकड़ों को कलेक्ट करेंगे। इसलिए यहाँ से हम लोग उद्देश्य को क्लियर करते हैं, और उद्देश्य क्लियर करने के बाद जो मेरा उद्देश्य होगा उसी तरह के आंकड़े को, अब उद्देश्य रखेंगे दूसरा और आंकड़ा जमा करेंगे दूसरा, तब फिर उसमें कोई मेल नहीं होगा, तब मेरा काम जो है सो अचीव नहीं होगा, देरी हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ध्यान देना है। तो अब जो आंकड़ा को जमा कर लिए तो ये हो गया। अब उसमें देखेंगे कि आंकड़ा जब कलेक्ट हो जाता है जो भी, तो अब सारा का सारा जो मान लिया आप 10 प्रकार का आज मेनू तय किए हैं या 20 प्रकार का रखे हैं, तो सारा का सारा मेनू एक ही बार में तो तैयार नहीं होगा। उसी मेनू को तैयार करने में जो हम लोग ऑर्डर के रूप में क्रम के 1 2 3 इस तरह से एक नंबरिंग हो जाता है, अर्थात देखेंगे कि जो आइटम जल्दी खराब होता है वो लास्ट में तैयार किए जाते हैं।
बनने के बाद जो आइटम जल्दी ख़राब हो जाएगा उस आइटम को लास्ट में तैयार करेंगे, जो आइटम देर से ख़राब होता है उस आइटम को पहले तैयार किया जाता है। बनाने वाले भी उसको अच्छी तरह से जानते रहते हैं, तो उस वहाँ पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो नहीं, लेकिन देखते होंगे जो सुबह से कार्यक्रम चलता है तब लोग जो है सो शाम में पार्टी वगैरह करता है, लेकिन तो सुबह 8-9 बजे से तैयारी चलते रहता है, तब जा कर के लोग 8 बजे 9 बजे 10 बजे जो है सो 8 बजे शाम में खाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एक ही बार में सारा बन गया। तो प्राथमिकता के आधार पर यही हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन हो गया, एक के बाद एक कड़ी के साथ कैसे काम में जोड़ना है। तो जो आइटम जल्दी खराब होगा वो लास्ट में बनता है, बना अपना लोग खाया पिया ख़त्म कर दिया। जो देर से खराब होगा तो उसको पहले तैयार किया जाता है। इस तरह से नंबरिंग के आधार पर जो है सो संगठन को तैयार किया जाता है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर कोई भी संगठन को करने के आंकड़ा जब कलेक्ट हो गया, या प्राथमिक विधि या द्वितीय विधि, जिस विधि से हमने आंकड़ा को मंगाया, जमा किया, कलेक्ट किया, तो उसको हम लोग अब कैसे उसको संगठन करेंगे। तो संगठन करने में हमें क्या होता है कि पहला कोई भी आंकड़ा को अथी करने से पहले हमको संगठन में 3 चरण से गुजरना होता है। तो पहला हो जाता है एडिटिंग। तो एडिटिंग क्या है? तो एडिटिंग जो है सो एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नगण्य या कम महत्वपूर्ण वाले आंकड़ों की छटनी की जाती है बाहर से देख करके। उदाहरण के लिए हर देखो, चाहे पेपर हो, पत्रिका हो, मैगजीन हो, टेलीविज़न हो, हर का एक एडिटर होता है, उसका काम है काट छांट करना। तो जो आंकड़ा इसमें जमा किया गया उसमें आप मेनू, कभी कभी होता है कि ज़्यादा आ जाता है, तो जो मेनू में शामिल नहीं है उस आंकड़े को हम लोग हटा देते हैं, साइड कर देते हैं कि इसका अभी काम नहीं है या इसको हटा दिया जाए। तो एडिटिंग, संपादन पहला काम हो जाता है। संपादन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नगण्य या कम महत्वपूर्ण वाले आंकड़ों की छटनी की जाती है बाहर से देख करके। तो जो इसमें एक्स्ट्रा आंकड़ा है उसको हटा देते हैं। दूसरा, इसको एग्जाम्पल से समझ कर सकते हैं कि जैसे आजकल हम लोग मॉल का चलन काफ़ी बढ़ गया है, तो मॉल जाते हैं तो जैसे देखते हैं ना, घुसते हैं या घुसने के साथ ही एक ट्रॉली दे देता है या ले लेते हैं। जिस गली से गुजरे जो सामान पसंद आते गया उसको डालते जाते हैं। अब जब बिल बनाने की बारी आया तो पता चलता है कि अब बिल बन गया 34,000 का, अब ले गए थे 30,000। अब तब क्या करते हैं, तो जो उसमें महत्वपूर्ण होता है देखते हैं, जो महत्वपूर्ण होता है, जो ज़रूरी है जल्दी, उसको हम लोगों को ले लेते हैं। लेकिन अब जिसका काम 10 दिन बाद है, 20 दिन बाद है, 1 महीना बाद है, उस काम को हम लोग कहते हैं ठीक है बाद में ले जाएंगे। तो वहाँ पर भी वही चीज़ है। इसलिए दूसरा एग्जाम्पल, टेलीविज़न हम लोग देखते हैं एकाएक देखते होंगे कि ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाता है, देना शुरू कर देता है, उसको छोड़ करके दूसरा ही दिखाने लगता है। तो उसको लगता है कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको खट से स्थान मिल गया। जो कम महत्वपूर्ण है वो पेंडिंग में चला जाता है। इसलिए संपादन एक क्रिया है जिसके अंतर्गत नगण्य या कम महत्वपूर्ण वाले आंकड़ों की छटनी की जाती है बाहर से देख करके। फिर संपादन के बाद व्यवस्थापन की आवश्यकता होती है। तो अरेंजमेंट, व्यवस्थापन क्या है? तो संपादन क्रिया के बाद आंकड़े को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत उन बचे बिखरे हुए कच्चे आंकड़े को क्रमवार व्यवस्थित किया जाता है बढ़ते और घटते क्रम के द्वारा, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। व्यवस्थापन में केवल इतना ही, आंकड़े को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा देते हैं। तो हम लोगों को तो यहाँ पर कई जगह यहाँ पर क्वेश्चन बनाने में भी काम हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। और जब हम लोग मीन मीडियन मॉड में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि मीन निकालने के लिए आंकड़े को सजाना जरूरी नहीं है, लेकिन मीडियन निकालने के लिए सजाना जरूरी है, मॉड निकालने के लिए सजाना जरूरी है। तो बहुत जगह ये काम आएगा। तो आंकड़े को यहाँ सजाना पड़ता है, सजा व्यवस्थित कर दिए, काम आसान हो गया। इसीलिए संपादन क्रिया के बाद आंकड़ों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में उन बचे बिखरे हुए कच्चे आंकड़े को क्रमवार व्यवस्थित कर दिया जाता है बाहर से देख करके, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तब जाकर के तीसरा आ जाता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण क्या है? तो वर्गीकरण जो है सो
जब समंकों या आंकड़े को किसी विशेष गुण के आधार पर सुविधा के लिए बांटते हैं उस क्रिया को क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वास्तव में संक्षेपण का दूसरा नाम है। वर्गीकरण वास्तव में संक्षेपण का दूसरा नाम है और वर्गीकरण टेबुलेशन का आधार तैयार करता है। आगे चल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट हुआ कि वर्गीकरण सारणीयन का आधार तैयार करता है। वर्गीकरण सारणीयन का आधार करता है, तैयार करता है। इसलिए कोई भी टेबुलेशन का जो सवाल होगा या काम होगा तो वर्गीकरण के थ्रू हम लोग उसको बहुत इजी बना लेते हैं। तो वर्गीकरण हुआ जब समंकों या आंकड़े को किसी विशेष गुण के आधार पर सुविधा के लिए बांटते हैं उसी क्रिया को क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कहते हैं। तो आंकड़ों का संगठन ये 3 चरण में संपन्न होता है। वर्गीकरण पर कभी कभी देखेंगे कि प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो उसको कैसे यहाँ पर पकड़ेंगे, तो उसको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम लोग को काम आसान हो जाएगा। वर्गीकरण में देखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहला जो होगा वह गुणात्मक वर्गीकरण और दूसरा होगा मात्रात्मक वर्गीकरण। वर्गीकरण यहाँ पर फिर अब 2 प्रकार का हो जाएगा, एक गुणात्मक वर्गीकरण और एक हो गया मात्रात्मक वर्गीकरण। तो गुणात्मक वर्गीकरण पहले क्या हुआ, तो जब गुणों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, जब गुणों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर एकत्रित आंकड़े को वर्गीकृत किया जाता है तो ऐसे वर्गीकरण को हम लोग गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। फिर से, जब गुणों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर आंकड़े को वर्गीकृत किया जाता है तो ऐसे वर्गीकरण को हम लोग गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। गुणात्मक वर्गीकरण में भी 2 भाग हो जाता है। एक भाग हो जाता है सरल या द्विगुणी वर्गीकरण। सरल या द्विगुणी वर्गीकरण जैसे जनसंख्या हुआ, जैसे जनसंख्या हुआ तो जनसंख्या में हो गया पुरुष और स्त्री। जनसंख्या हो गया पुरुष और स्त्री। श्रमिक हुआ तो कुशल अर्धकुशल। तो इस तरह से इसको हम लोग बोलेंगे सरल या द्विगुणी वर्गीकरण। तो जब एकत्रित या जमा आंकड़े को एक गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो ऐसे वर्गीकरण को सरल वर्गीकरण या द्विगुणी वर्गीकरण कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो है वह द्वंद्व भाजन वर्गीकरण भी है। इसका दूसरा नाम जो है वह द्वंद्व भाजन वर्गीकरण भी है। द्वंद्व भाजन 2 भाग में बांट दिया, इसलिए इसका दूसरा नाम जो है सरल या द्विगुणी वर्गीकरण का दूसरा नाम द्वंद्व भाजन वर्गीकरण है। तो फिर से एक बार, जब एकत्रित या जमा आंकड़े को किसी एक गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर बांट देते हैं तो उसको हम लोग जो बोलते हैं सरल बोलते हैं या द्विगुणी बोलते हैं या द्वंद्व भाजन वर्गीकरण बोलते हैं। और दूसरा हो गया बहुगुणी वर्गीकरण। बहुगुणी में यानी सिंपल एक फोल्ड और उसके बाद जितना बार मोड़, किसी कागज को एक बार मोड़ दीजिए तो हो गया सरल, और 2 या 3 या 4 बार जितना बार मोड़ते जाए तो यह बहुगुणी वर्गीकरण हो गया। तो बहुगुणी वर्गीकरण में जैसे मान लीजिए आपको जनसंख्या हुआ, अब इसमें पुरुष स्त्री हो गया। अब इसमें फिर शहरी ग्रामीण, शहरी ग्रामीण, फिर इसमें ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, नॉन, इस तरह से एक के बाद जितना फोल्ड करते जाएंगे तो ये उसका जो है सो निशानी हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे बहुगुणी वर्गीकरण। अर्थात जब जमा आंकड़े को एक से अधिक गुणों के आधार पर बांट देते हैं तो उस क्रिया को हम लोग जो है सो, उस वर्गीकरण को हम लोग बहुगुणी वर्गीकरण कहते हैं। ये हो गया। दूसरा हो गया मात्रात्मक वर्गीकरण। दूसरा हो गया मात्रात्मक वर्गीकरण। तो मात्रात्मक वर्गीकरण में जब एकत्रित आंकड़े को उनके आंकिक मानों के आधार पर, उनके आंकिक मानों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है
तो उसे हम लोग मात्रात्मक वर्गीकरण कहते हैं, मात्रा के आधार पर। तो ये जो हो जाता है 4 प्रकार का हो जाता है। पहला हो गया आपको कालानुक्रमिक वर्गीकरण। कालानुक्रमिक वर्गीकरण जब मात्रात्मक आंकड़े को कालक्रम के अनुरूप अर्थात समय के संदर्भ में विभक्त किया जाता है, तो ऐसे वर्गीकरण को हम लोग जो है सो कालानुक्रम वर्गीकरण कहते हैं। आगे चल कर के ये एक चैप्टर बनेगा टाइम सीरीज। तो जब आंकड़े को समय के आधार पर बांटते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कालानुक्रमिक वर्गीकरण। दूसरा हो गया स्थानिक वर्गीकरण। तो स्थानिक वर्गीकरण जब मात्रात्मक आंकड़ों का स्थान विशेष या भौगोलिक स्थितियों के संदर्भ में विभक्त किया जाए, जैसे देश के आधार पर, तो उसको हम लोग कहेंगे स्थानिक वर्गीकरण। तीसरा हो गया स्थिति पद वर्गीकरण। स्थिति पद हो गया जैसे हम लोग धनी, निर्धन, अति निर्धन इसके आधार पर, या भोजन, वस्त्र, मकान इत्यादि इसके आधार पर जब हम लोग वर्गीकृत करते हैं आंकड़े को, तो ऐसे वर्गीकरण को हम लोग कहते हैं स्थिति पद वर्गीकरण। स्थिति पद वर्गीकरण। अब तीसरा जो हो गया, उसके बाद चौथा जो हो गया अनुपस्थ वर्गीकरण। तो अनुपस्थ वर्गीकरण में जब मात्रात्मक आंकड़े एक ही स्थान, एक ही समय अथवा एक ही स्थिति से संबंधित हो, वैसी स्थिति में जो वर्गीकरण होता है वह अनुप्रस्थ वर्गीकरण कहलाता है। वह अनुपस्थ वर्गीकरण अर्थात इसमें दोनों इधर रहेगा, जैसे रोल नंबर रहेगा और इधर रहेगा मार्क्स रहेगा, तो दोनों का संबंध जो हो जाता है अंक से होता है। इसीलिए जैसे रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, यहाँ पर 15, 22, 25, 30, 18 इस तरह से। तो ऐसा जो वर्गीकरण होगा उसको हम लोग बोलेंगे अनुपस्थ वर्गीकरण। तो जब आंकड़े को माने एक ये भी रहेगा अंक से संबंधित और ये भी रहेगा अंक से संबंधित, यानी जिसका संबंध उसी का अंक, तो ऐसे को हम लोग जो बोलते हैं अनुपस्थ वर्गीकरण बोलते हैं। जब मात्रात्मक आंकड़े एक ही स्थान, एक ही अवधि और एक ही स्थिति से संबंधित होती हैं, तो ऐसी स्थिति का जो वर्गीकरण होता है वह अनुपस्थ वर्गीकरण कहलाता है। तो इस तरह से इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो हो गया सो अनुपस्थ वर्गीकरण। तो वर्गीकरण पर भी एक दो बार कभी कभी ये समय वाला तो कितना बार आ चुका है। जब आंकड़ों को समय के आधार पर बांटते हैं तो उस क्रिया को हम लोग जो है सो, या उस वर्गीकरण को हम लोग कालानुक्रम वर्गीकरण कहते हैं। स्थानिक वर्गीकरण हुआ जैसे देश के आधार पर बांटना या ज्योग्राफी के आधार पर बांटना, तो ये उसको हम लोग भौगोलिक स्थानिक वर्गीकरण और भौगोलिक वर्गीकरण भी कर सकते हैं। तीसरा हो गया स्थिति पद। स्थिति जैसे धनी, निर्धन इत्यादि इसके आधार पर बांटना, या फिर भोजन, वस्त्र, मकान इसके आधार पर बांटना, तो उसको हम लोग स्थिति पद वर्गीकरण कहेंगे। और ये हो गया अनुपस्थ वर्गीकरण। अनुपस्थ वर्गीकरण में ये जो रोल नंबर है और इसी का मार्क्स है, तो एक ही से संबंधित हुआ, इसीलिए ऐसे वर्गीकरण को हम लोग जो बोलेंगे अनुपस्थ वर्गीकरण बोलते हैं। अब देखेंगे